हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे और क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करेंगे अपना कौन सा वीडियो, तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों देखो भाई, सबसे पहली चीज कि हम जो अपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को हम कम से कम नहीं भी तो 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले हम नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारा एक चैप्टर होगा थोड़ा सा फिनिश। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन विद दिस चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो जैसा कि हमने अपनी आज की क्लास में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि देखो कुछ चीजें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें इधर नोट कर रखी है, आपको आसान पड़े इसलिए, बाकी मेरे वर्ड्स को भी आप ध्यान से सुनते रहे ताकि आपको वहां से भी ना भाई साहब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग मिलेगा। ठीक है, जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, सबसे पहली चीज भारत के बारे में हमने पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी की भारत का स्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि आजादी मिलने के पहले 1947 के पहले भारत में क्या सीन था। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें पता है कि हम गुलाम देश थे, मतलब गुलाम बन के रहे 1947 से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही ज्यादा शुरुआत से, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द ड्यूरेशन ऑफ 1940 मतलब 1757 टू 1947 इन दिस वीडियो। मतलब इस वीडियो में हम कम से कम मतलब इस चैप्टर में ही हमें पढ़ना है पूरे के पूरे पोर्शन के बारे में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम खत्म करते हैं। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम किसके साथ कि देखो भाई, सबसे पहले ब्रिटिश ने जो हमारे ऊपर गुलामी की, ब्रिटिश ने जो हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर रूल किया, कहा गया ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स। इसको एग्जैक्टली मत समझना, एग्जैक्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एग्जैक्टली यहां बोला जा रहा ऑलमोस्ट, मतलब लगभग 200 साल के आसपास हमें गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाया कब गया, तो पहली बार बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिस बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत को ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने भारत के ऊपर अपना राज चला दिया था, और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने भारत के अंदर ही बैटल ऑफ बक्सर किया था 1764 में, जिसके बाद उन्होंने इंडिया को कंप्लीटली गुलाम बनाया। बात आती है सर गुलाम बनाया क्यों, मतलब कि पापा मम्मी हमारे ऊपर रोक क्यों लगाते हैं हमें सुधारने के लिए, लेकिन यहां अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्यों हमें गुलाम बनाया। तो उन्होंने गुलाम बनाया इसलिए क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह सेट की गई थी। तो कोई भी इंडस्ट्री जो होती है भाई साहब कुछ ना कुछ तो बनाती है, और कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। तो उन्हें पता था इंडिया की लैंड कल्टीवेटेड है, बाकी सभी एरियाज में इंडिया जो है वो थोड़ा मोस्ट कल्टीवेटेड लैंड है इंडिया की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इंडिया में रॉ मटेरियल्स उगाएंगे, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होती है वहां पे, अच्छी कल्टीवेटेड पावर लैंड है, मतलब पावर होती है वहां लैंड की, तो भाई ऑटोमेटिकली हमारे रॉ मटेरियल्स इजीली कल्टीवेट किए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। तो उनका बेसिक पर्पस जो था वो क्या था कि हमारे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना, उसे खराब करना, ताकि उनको फायदा हो, मतलब उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाए। देखो मैंने यहां लिखा है साफ साफ कि उन्होंने अपनी ग्रेट ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपेंड, मतलब कि वहां के डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया से उनको बहुत सारा क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो वो इजीली अपनी कंट्री के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ उन्हें यह भी पता था कि इंडिया के अंदर ही वो अपनी मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, उन्होंने हमसे रॉ मटेरियल लिया, उससे प्रोडक्शन किया, नया सामान बनाया और हमें ला करके बेच दिया। मतलब इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे भारत को
लूटा था, जिसका हम आज तक देख लो परिणाम आज तक आप लोग देख ही रहे हो। देखो खुद सोचो एक चीज भाई, बाहुबली या फिर तानाजी या इस तरीके की जो पुरानी मूवीज है देखने को मिलता है ना कि हमारे इंडिया में कितना पैसा था भाई साहब, देश को सोने की चिड़िया कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले। मतलब क्या कि हकीकत में बहुत पैसा था, बहुत तगड़ा मतलब सिस्टम था, बढ़िया हैंग करने वाला सिस्टम था, लेकिन अंग्रेजों ने उस सिस्टम को खराब कर दिया। और आज की डेट में आप देख सकते हो अपने इंडिया को, आज तक हम उस परिणाम को भुगत रहे हैं। ठीक, तो बाकी आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा और आगे। देखो अभी हमने बस ये पढ़ा कि भारत को गुलाम कब बनाया, कैसे बनाया और गुलाम बनाने का कारण क्या था। अब हम पढ़ेंगे स्थिति को जानने के लिए थोड़ा पढ़ते हैं कि भैया गुलामी से पहले अपना क्या सीन था। तो देखो भाई, गुलामी से पहले कहा जाता है इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी थी, मतलब पैसा ही पैसा। बाहुबली पिक्चर देखी होगी तुमने, या फिर क्या कहते हैं पद्मावत और क्या कहते हैं ये जो आपका तान्हाजी वगैरह जो हमारे पुराने इतिहास को जाहिर करते हैं। ठीक है, वो सारे पिक्चर आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा इंडिया की इकोनॉमी में कितनी डेवलप्ड थी, प्लस फ्लोरिश्ड मतलब कमी तो थी नहीं भैया, सेल्फ डिपेंडेंट थे, हर चीज अपने आप उगा लेते थे, हर चीज। मतलब खाने को रोटी चाहिए गेहूं उगाओ रोटी बनाओ, खाने को चावल चाहिए चावल उगाओ बनाओ, खाने को दाल चाहिए दाल का कल्टीवेशन करो। मतलब क्या, हम किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे ही नहीं। और इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, इसके बारे में कई सारे ट्रेवलर्स की स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने बोला इंडिया जो है एक बहुत ही रिच कंट्री है, क्योंकि ट्रेवलर्स आते थे, फॉरेनर्स वगैरह आते थे विजिट करने। तो 1757 से पहले एक फॉरेनर आए थे, जिन फॉरेनर का नाम था बर्लिन। क्या नाम था? बर्लिन नाम था उनका। और उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब आए तो उन्होंने हमारे बंगाल को देखा, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल को, और वहां जाकर के उन्होंने ये देखा कि भाई साहब जानवरों के तो झुंडी झुंड है, मतलब गाय भैंस बकरी बछड़ा सब कुछ भाई, मतलब ओवर मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे ही सड़कों पे चल रहे हैं, जहां देखो वहां हरियाली, जहां देखो वहां कल्टीवेशन। तो ट्रेवलर्स का भी कहना था कि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है। किसके लिए? अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। वो खुद ही कल्टीवेट करते और खुद अपने आप को उससे गुजारा करते, मतलब दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब कि हकीकत में अपना एक अलग ही सीन था, मतलब कि हमारे पास हर तरीके से पैसा ही पैसा था। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी के तीन मेन फीचर्स थे। क्या? पहला कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे? क्योंकि इंडिया का 85% पॉपुलेशन जो था वो खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करता था, एग्रीकल्चरल सीन था उनका। उसके बाद दूसरा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, की अपनी इकोनॉमी समृद्ध इकोनॉमी थी। समृद्धि कैसे? कि भैया एक तो हमें मांगना नहीं पड़ता था, दूसरा हम खुद ही बना लेते थे, और अपना तो अपना दूसरे देश को भी हम देते थे। मतलब क्या? अपने पास कमी नहीं थी। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, समृद्धवान इकोनॉमी थी। और लास्ट चीज क्या कि अपना नाम भाई साहब हैंडीक्राफ्ट में फेमस था। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या? हाथ से बनाई हुई तरह तरह की चीजें। देखो जैसे आज की डेट में तुम लोग मार्केट में जाते हो तो तुम देखते होगे वहां कुछ यूनिक सा पैटर्न सा दिख रहा है, मतलब हाथ से बनाई हुई टोपियां, हाथ से बनाया हुआ ब्रेसलेट या हाथ से बुनी हुई शर्ट या स्वेटर को देख करके आप लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हो उससे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से उस चीज का उतना इस्तेमाल नहीं किया या फिर आपने देखा भी नहीं होगा, है ना, तो इस वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। तो ऐसे ही जो हमारे इंडिया के बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज हुआ करती थी, वहां हमारे हैंडीक्राफ्ट का ऐसा ही नाम था। हमारे हैंडीक्राफ्ट में सबसे फेमस हैंडीक्राफ्ट जो था वो बंगाल का एक वस्त्र था, जिस वस्त्र को शाही वस्त्र कहा जाता था। मलमल का कपड़ा, मतलब एक तरीके से समझो सिल्क की ड्रेस हुआ करती थी वो, मतलब उस बहुत तगड़ा नाम था यहाँ का कि हर तरीके से, मतलब कि हम हर तरीके के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट वगैरह खुद से प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो क्लॉथ हो चाहे फूड मटेरियल हो कुछ भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा हैंडीक्राफ्ट फेमस था, पूरे वर्ल्ड में नाम था उसका, ओनली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम था उसका। मतलब हमारे इंडिया की एक अच्छी खासी पहचान थी, जिसी पहचान को ही तो देख करके अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें गुलाम बनाया। तो हमने देखो अभी तक में क्या पढ़ा? गुलाम कब बने, कैसे बने, क्यों बने। फिर हमने पढ़ा गुलाम बनने के पहले अपना सीन क्या था, मतलब हम किस तरीके से रहते थे या हमारे कंट्री की क्या क्या स्थिति थी। तो हमने पढ़ा तीन, क्या क्या? एग्रेरियन इकोनॉमी, प्रॉस्पेरस एंड हैंडीक्राफ्ट। और अब हम पढ़ेंगे कि भाई साहब गुलामी के दौरान की स्थिति के अनुसार हमारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो बताया गया है कि उस टाइम कोई ऑफिशियल, जैसे आज की डेट में बजट पास होता है हर साल, तो ऐसा उस टाइम पे नहीं हुआ करता था।
ठीक, उस टाइम पे ऐसा कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेशन नहीं किया गया था किस चीज का, तो किसी भी तरीके से कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेशन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम का नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद वहां पे उस वक्त भी कुछ इंडियंस थे, जैसे सबसे पहले इंडियन जो थे, सबसे पहले ध्यान रखना एमसीक्यू में आता है, फर्स्ट पर्सन हु हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, तो वो कौन थे, डॉक्टर VKRV राव। कौन थे, डॉक्टर VKRV राव। और इनके साथ साथ कहा जाता है डॉक्टर दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी और फिनले शिरास, इस तरीके के और भी 2-4 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस काम में सहयोग करा था। पर सबसे पहला पर्सन जो था वो कौन था, डॉक्टर VKRV राव जी थे, जिन्होंने हमारे इंडिया की नेशनल इनकम के ऊपर थोड़ा बहुत इन्होंने, मतलब लगभग थोड़ा बहुत मोटा मोटी इन्होंने एस्टिमेशन करके बताया था, जिस एस्टिमेशन से हमें पता लगा था कि भैया जो हमारा ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो कैसा है, लो लेवल, मतलब उतनी तगड़ी तरक्की नहीं थी जैसा पहले हमारा सीन था। तो कुल मिला के हमने आज की क्लास में पढ़ा कि भाई साहब इंडिया की इकोनॉमी गुलाम बनी कब, कैसे बनी, गुलामी से पहले क्या सीन था और गुलामी के दौरान डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बाकी तसल्ली से हर एक सेक्टर वाइज हम पढ़ेंगे अपनी कल की, मतलब नेक्स्ट वीडियो से। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि वी आर अपलोडिंग इकोनॉमिक्स की क्लास MWF एट 5 PM, 5 बजे शाम को आपको MWF में इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी डेली, मतलब हर एक मंडे, हर एक वेडनेसडे, हर एक फ्राइडे को। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम था, उस सिस्टम के साथ। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और हमें सपोर्ट करो। थैंक यू।